चलो यहां देखो, देखिए ये जो वर्ड है लाइसिस, इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन या डिकम्पोजिशन। बात नहीं करो अंशु, ब्रेकडाउन और डिकम्पोजिशन। और ये डिकम्पोजिशन जिस रीजन की वजह से होता है, वो रीजन को हम उसके पहले लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स, वो वर्ड। ठीक है, इतनी देर से बोल रहे थे कि हेडिंग लिखने के लिए नहीं लिखा, अभी हम समझा रहे तो वहां हमारे प्रिंटिंग कर रहा है। मत करो वो सब ना, प्रिंटिंग मटेरियल थोड़ी बनाना है हमको। यहाँ देखो, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, और इस लिसिस का जो भी रीजन होता है उसको यहाँ लिखते हैं। वो रीजन के नाम, वो जो रीजन है वो ये बताता है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ वो किस रीजन से हुआ, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोलिसिस बोले तो ब्रेकडाउन ड्यू टू हीट, थर्मोलिसिस बोले तो ब्रेकडाउन ड्यू टू हीट। फोटोलिसिस ब्रेकडाउन ड्यू टू लाइट। बात समझ आई? तो ये जो इसका टर्म है ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ऑलराइट, और इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी आप बोलिए। एंड दोज कंपाउंड्स व्हिच अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। I said those compounds which undergo electrolysis. It means not all the compounds undergo electrolysis. Understood? Not all the compounds undergo electrolysis. So what kind of compounds undergo electrolysis? Ionic compounds only. Ionic compounds only, because ionic compounds are made up of ions, and they are the ions which are the carriers of charges or electrons. अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को डिकम्पोज कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें जो ये मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, आयन को या चार्ज को कैरी करने वाला होना चाहिए ना, चार्ज को कैरी करने वाला होना चाहिए ना। अगर वो चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, करंट कैसे फ्लो होगा? बात समझे? ठीक है, सो वंस अगेन, इलेक्ट्रोलिसिस मींस ब्रेकडाउन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। दोज कंपाउंड्स व्हिच अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस आर कॉल्ड, such compounds are called electrolytes. Electrolytes. Not all the compounds are electrolytes. What are the compounds which are electrolytes? Only the ionic compounds, or the compounds which have ionic bonds. Only the ionic compounds have they undergo electrolysis. Now अब आप छोटा सा एक सवाल समझिए, यहीं पे आंसर दीजिए। I said such compounds which undergo electrolysis are called electrolytes. Now electrolytes are what compounds? Ionic compounds. Electrolytes are of two types, strong and weak. So those ionic compounds which have a stronger ionic bond will be a stronger electrolyte. Understood? And those which have comparatively, देखो आयनिक कंपाउंड वैसे वीक होते नहीं है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप दो आयनिक कंपाउंड को कंपेयर करेंगे तो उसमें से एक स्ट्रॉन्गर होगा, दूसरा लेस स्ट्रांग होगा। समझ गए ना? एज कंपेयर टू द अदर वन। हाँ, स्ट्रेंथ दोनों की बराबर होती है, समझ गए? जैसे किसी बच्चे को 95 आया, किसी बच्चे को 96 आया, 97 आया, तो इंटेलिजेंस दोनों तो बराबर ही है ना, ठीक है? तो आप किसको बोलेंगे, मोर इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे किसी को, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ये पता है आपको। दो आयनिक कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्ग, अ लिटिल लेस स्ट्रॉन्ग, ऐसा समझेंगे, ठीक है? तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जहां की जिस आयनिक कंपाउंड में जो उसका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, और वीक जो वीकर है। बात समझे? ठीक है, यहां तक बात समझ आई? कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है क्या इलेक्ट्रोलाइट? कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है क्या इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम क्लोराइड हो सकता है क्या इलेक्ट्रोलाइट? तेजस, NaCl इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है क्या? अच्छा नहीं, जस्टिफाई क्यों नहीं हो सकता? आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऑलराइट। I'm sorry. One compound will be given. Whether it is an electrolyte, justify your answer. Whether it is an electrolyte, justify your answer. बोलो तेजस, जस्टिफाई करो। अगर ये नहीं है तो आप जस्टिफाई कीजिए। हम अगर बोलेंगे कि है तो हम जस्टिफाई करेंगे। हाँ ठीक है, बाकी लोग बोलिए।
होगा। ये अच्छा, किसी भी कंपाउंड को देख के आप कैसे जानेंगे उसमें आयनिक बॉन्ड है कि नहीं है? वो मेटल नॉन मेटल है तो आयनिक है, सिर्फ नॉन मेटालिक का जो उसमें कंपोनेंट है, सिर्फ नॉन मेटालिक एलिमेंट है तो वो कोवेलेंट है। तो सोडियम मेटल नहीं है, क्लोरीन मेटल नहीं है, क्लोरीन क्या है? तो ये मेटल नॉन मेटल हुआ ना, तो आयनिक हुआ ना। बात समझे? बोलो हाँ। हाँ, क्या ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है MgCl2? बाकी लोग बोलो। बिल्कुल होगा। इट इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड। या सुट्टा खींच के आया है कहीं से, हमको एकदम पक्का विश्वास है। This will conduct electricity, या this will undergo electrolysis. अब बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल है ना, बिल्कुल करेगा। Will it be an electrolyte? जहां भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बेरिंग रेडिकल्स मिलेंगे या आयंस मिलेंगे जिस भी कंपाउंड में, वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। अब एक और पॉइंट आपको आयनिक बॉन्ड में मैंने पढ़ाया था। आयनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, isn't it? They conduct electricity only in solution or molten state. So now NaCl solution, NaCl solution का कॉमन नेम क्या है पता है किसी को? ब्राइन, BRINE, ब्राइन उसको बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन बोला जाता है। ठीक है। NaCl सॉल्यूशन और ब्राइन या NaCl crystal, which is electrolyte? Out of these two, which is electrolyte? Brine, obviously. Brine. Why? It has free ions. ये मैंने वहां भी लिखवाया था आप लोगों को। नो, डोंट से इट इज। जब हम बोल दिए कि सॉल्यूशन है तो हम तो बोल ही रहे कि एक्वस स्टेट में, हम तो खुद पहले ही बोल रहे, वो तो रीजन आपसे मांग ही नहीं रहे। हम क्या पूछ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन स्टेट में है। तो क्यों सॉल्यूशन स्टेट में है तो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है? It has free ions in the solution state. It will not conduct electricity. Sodium chloride crystal will not conduct electricity. Why? Free ions. It does not have free ions. It does not have free ions. Understood? That's why. Now, one more thing. So, any electrolyte will undergo electrolysis only in fused, molten or solution state. Alright, only in fused, molten or solution state. और अगर हम बोले solution state तो aqueous solution. Understood है कि वो aqueous solution. Where? What is aqueous solution? बोलो बिम्यांशु. What is aqueous solution? बेटा बैठ के बोलना, तुम मेरे से भी लंबे हो जाते हो, हमको ऐसे देखना पड़ता है। बोलो बोलो। Where the solvent is water. जहां सॉल्वेंट वाटर है वो एक्वा सॉल्यूशन। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रोलाइट में दो चीजें याद रखनी है। इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट या इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस ओनली इन द मोल्टन, फ्यूज्ड और एक्वा सॉल्यूशन स्टेट। ऑलराइट, नेवर इन द क्रिस्टलाइन स्टेट। नेवर इन द क्रिस्टलाइन स्टेट। अब हम आपको कुछ कंपाउंड लिखेंगे, खाली बस यस और नो में जवाब दीजिए कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। हर्षित बोलो क्या रीजन बताओ क्यों नहीं है? कोवेलेंट बॉन्ड, it is a covalent compound. CCl4 is a covalent compound. Alright, why it is not an electrolyte? Because it is a covalent compound. बात समझ गए? कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये भी नहीं करेगा because it is a
कोवेलेंट, ठीक है। अल्कोहल ये भी नहीं करेगा, अल्कोहल इज ऑल्सो कोवेलेंट, कोवेलेंट, अंडरस्टूड। अल्कोहल इज ऑल्सो कोवेलेंट कंपाउंड, दीज आर covalent compounds, and covalent compounds are not electrolyte, are not electrolytes. Covalent compounds are not electrolyte, ठीक है। ये बेसिक्स समझ में आया। What is electrolysis? Breakdown due to electricity. Those compounds which undergo electrolysis are called if it by the concept of bonding, type of bonding, electrolytes are ionic compounds, or they have ionic bonds, okay। Then electrolytes undergo electrolysis only in the molten never in the crystalline state, never in the crystalline state, all right। Covalent compounds are never, they are never electrolytes, understood, they are never electrolytes। जिसका भी कॉलर डिक्लाइन कर, कोई नाम दिख रहा है क्या? तो ट्रू कॉलर में कुछ दिख रहा है? बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये नहीं बात करो। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? यहाँ तक समझ में आया? बोलो, बात करिए। सुनिए, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब जिस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उसको हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जिस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं जैसे कि कॉपर वायर, मेटालिक कंडक्टर और इस तरह के इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, या इन दोनों के कंडक्शन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिसको समझने हैं आपको। कॉपर वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आप स्विच ऑन किए, करंट पास हुआ, फिर स्विच ऑफ किए, क्या कॉपर वायर में कुछ चेंज दिखता है आपको? कोई केमिकल चेंज नजर आया? कुछ नहीं हुआ, पर ये केमिकल चेंज होता है। तो पहला पॉइंट तो यही है, ऑलराइट, पहला पॉइंट तो यही है। फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ, अच्छा, ये मेटालिक कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर ऑफ मेटल्स, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टिविटी मेटालिक प्रॉपर्टी है, और ये जो कंडक्टिविटी है किसकी प्रॉपर्टी है? आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, और ऑलवेज इन द सॉल्यूशन स्टेट। वो सॉलिड में है, वो सॉलिड में है। जब हम क्या कॉपर को अगर मेल्ट कर देंगे तो क्या वो करंट पास नहीं करेगा? हाँ, तो एक डिफरेंस है ना कि, मेरी बात समझिए, मेटालिक कंडक्टर जो है जब वो अपने सॉलिड स्टेट में है तभी भी वो करंट पास कर रहा है। जब उसको फ्यूज कर दिए, मेल्ट कर दिए, मोल्टन कॉपर लिए, तो क्या वो करंट पास नहीं करेगा? लेकिन ये किस में कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इधर मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में, अपने क्रिस्टलाइन स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं करता। बात समझ गए ये पॉइंट? उसके बाद नो चेंज ऑफ फॉर्म और द कॉम्पोजिशन अकर्स ड्यूरिंग द कंडक्शन, यानी कि कॉपर वायर बिल्कुल अनचेंज रहता है, चाहे आप उसे जितनी बार भी करंट पास करवाइए, ठीक है। सो इट्स अ फिजिकल बिहेवियर, शोज द फिजिकल बिहेवियर। कोई उसमें उसके अपने केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या कोई अंतर आता है? कोई नहीं आता। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज अ केमिकल चेंज, जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है। क्योंकि ये क्या है? डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी है ये। तो डिकम्पोजिशन हुआ मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन उसका बदला, यानी कि इट्स अ केमिकल चेंज। और मेटालिक कंडक्शन जो हुआ दैट इज अ फिजिकल चेंज। बात समझ आई? बात समझ आई? इन द मेटालिक कंडक्टर हैज नो अल्टरेशन इन इट्स फॉर्म और शेप, साइज और इट्स एफिशिएंसी ऑल्सो। ऐसा थोड़ी है कि जो कॉपर वायर मैंने आज लगाया 5 साल के बाद वो कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता उसका, ठीक है। लेकिन इसके जब इसमें आयंस खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाता है, उसकी तो नहीं होती, ठीक। मेटालिक कंडक्शन में करंट इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स,
ऑलराइट, करंट इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें करंट इज कैरीड बाय आयंस, ठीक है, करंट इज कैरीड बाय आयंस, ऑलराइट। एक और डिफरेंस, मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक ही डायरेक्शन में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने सर्किट बनाया होगा ना फिजिक्स में, तो बताओ, हाँ, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बताओ किस तरफ से होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, शो करते हैं आप। इसमें ऐसा कुछ यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, इसमें टू वे नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन है, ठीक है, दोनों का ही मूवमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों ही एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। इलेक्ट्रोड्स पे दोनों ही एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। अभी हम नेक्स्ट वही बताएंगे इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपको, डिफरेंशिएशन आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहीं पे बताते हैं। एक बात हमको समझाइए, ये है NaCl सॉल्यूशन, ये है NaCl सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड जब सॉल्यूशन स्टेट में जाता है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, ये सबको पता है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये पढ़ा है। आयनिक कंपाउंड को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो अपने आयनिक आयंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा, ये है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके सॉल्यूशन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? क्या ये आयंस में टूटेगा? नहीं ना, तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स, या जो भी इसमें कंपाउंड है, हमने एग्जांपल लिया है ये, इसके मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रोलाइट और ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट यू फाइंड ओनली मॉलिक्यूल्स, in the solution of electrolyte you find ions, alright, but I said strong electrolyte and the weak electrolyte। तो वहाँ पे क्या देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। हम अभी दो बनाएंगे, ये है NaCl वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये है NH4OH सॉल्यूशन वीक बेस, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अभी हम लिखे किसी में नहीं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। इसके सॉल्यूशन में आपको सिर्फ आयंस दिखेंगे और इसके सॉल्यूशन में आपको कुछ आयंस भी दिखेंगे और कुछ इसके मॉलिक्यूल्स भी दिखेंगे। अब बात को ध्यान से समझिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट आयनिक डिसोसिएशन दिखाते हैं। तो जितने, सपोज मैंने 100 मॉलिक्यूल्स अगर NaCl के लिए, वो सब के सब आयनिक डिसोसिएशन दिखाया उन्होंने, तो उसमें क्या बचा? मॉलिक्यूल बचा क्या NaCl का? सब तो डिसोसिएट हो गया ना, तो उसमें क्या दिखेगा? आयंस दिखेंगे, Na+ और Cl-। NaCl मॉलिक्यूल तो नहीं दिखेगा उस सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें क्या दिखते हैं? जो सॉल्यूशन है, सपोज मैंने 100 लिया उसमें, तो कुछ उसमें डिसोसिएट हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो जो डिसोसिएट हुआ उसके आयंस दिखाई पड़ेंगे आपको, जो नहीं डिसोसिएट हुआ उसके मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आपको बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ेंगे। बात समझ आई? इन द सॉल्यूशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली मॉलिक्यूल्स, इन द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली आयंस, in the solution of weak electrolyte both ions and molecules। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हर पॉइंट वाइज बताएंगे, उसके बाद हमको नोट्स लिखाने की उतनी जल्दी नहीं होती जितना आगे समझाने की जल्दी होती, क्योंकि नहीं समझता है बच्चा तो छापने से कोई फ़ायदा ही नहीं बनता। आपको ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल दे करके पूछा जाएगा, बताओ कि इसके सॉल्यूशन में क्या मिलता है? आयंस की मॉलिक्यूल्स। अब उसको पहचानने ही नहीं आता कि ये कोवेलेंट है या आयोनिक है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो कैसे जानेगा बच्चा? बात समझ गए? यहाँ तक समझ में आई बात? अब ज़रा पीरियोडिक टेबल को रिकॉल कीजिए और हमको ये बताइए, जो मेटल जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव, यानी कि उसके जो आयनिक बॉन्ड बनेंगे वो उतने स्ट्रॉन्गर, यानी कि वो उतना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। अब बताइए कि कौन सा ग्रुप का मेटल सबसे स्ट्रॉन्गर, कौन से ग्रुप का? मैंने ग्रुप 1 और डाउन द ग्रुप अगर आप जाइएगा तो इंक्रीज होती जाएगी उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो
इंक्रीज होती जाएगी। बात समझ गए? तो अगर हम पूछें आपको कि सोडियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। बात समझ गए? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस, कौन सा मेटालिक ऑक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस होगा, कौन सा मेटालिक ऑक्साइड वीकर बेस होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? उस मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, पोजीशन समझ में आ जाएगा, रिएक्टिविटी समझ में आ जाएगा, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं उनके जो भी आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे दे विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Alright, they will be strong, very strong. Group 2 also very strong because alkali metals और alkaline earth metals के reactivity में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता, स्लाइट चेंज होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता, दोनों ही बेहद रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, स्लाइट डिफरेंस होता है। जैसे कि हम बोले ना किसी को 95 आया किसी को 96 आया, ये हिसाब किताब, तो ऐसा ही स्लाइट डिफरेंस रहता है उनकी रिएक्टिविटी में। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स। आप ग्रुप 13 की तरफ जाइए तो उसका जो है वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेकिन जितने भी आयनिक हैं कंपाउंड्स वो अपने अपने सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल एग्जिबिट करते हैं। बात यहाँ तक समझ आई? सेकेंड टॉपिक जो था आपका यही था, रिलेटिंग देयर कॉम्पोजिशन विद देयर बिहेवियर एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, सचिन बाजोरिया, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रू और फॉल्स? True. Why? Because they are not ionic. They don't have ions. Because they don't have ions. In the solution of covalent compounds, what kind of particles will be existing? Molecules, ions, both or none? फिर से क्वेश्चन बोले, फिर से क्वेश्चन बोले। In the solution of covalent compound, any covalent compound, in the solution of any covalent compound, what kind of particles will be existing? What kind of particles will be existing? Ions, molecules, both, none. एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को कोई शक, किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक जितना भी पॉइंट्स बताया समझ में आया? सत्यम, शाश्वत, सब चीज़ में जब बनाना शुरू करो, पूछना शुरू करो तो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं जो बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है, वो आप देखिए। तुम लोग को फिर पूछा गया था इस पीडीएफ के, इस क्लास में फिर बनाने दिया गया था कुछ? टेस्ट में दिया गया था। बनाया था कितना लोग बताओ? हम लोग के क्लास में जब लिया गया था तो हमको तो हम बनाते थे। अच्छा ठीक, 2 4 मार्क्स का था। क्या चीज़? प्रेजेंट रो एब्सेंट रो स्केच। देखिए एक बेसिक जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है उसको ध्यान से देखिए। एक हम इसमें वेसल लेते हैं, ये वेसल आपको किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल का नहीं बना होना चाहिए। इट कुड बी वुड, इट कुड बी ग्लास, एनीथिंग। ग्लास we prefer because it can easily, since it is transparent, so we can easily see the process of electrolysis. All right, so this must be an insulating material, जो भी आप लीजिए insulating material. All right, the surface on which this vessel is kept, this surface is also must be insulating surface. You are made up of insulating material. All right, it could be a tabletop made up of wood, but it should not be a metallic one. All right, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कितना बोलता है, हट। बोल ही नहीं रहे सबसे। इतना भारी आवाज नहीं है मेरा, एक ही का है।
इस वेसल में हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। चलो ध्यान से देखो, इस वेसल में हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और उसके बाद वी टेक 2 कंडक्टिंग मटेरियल, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल एंड वी यूज देम एज इलेक्ट्रोड। 2 सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल, आई एम नॉट वेरी परफेक्ट इन द ड्राइंग। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड में से, ये इलेक्ट्रोड हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल का ही बना होना चाहिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड में से जिसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए वो एनोड, जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए वो कैथोड। दोनों में से जिसको भी आप जिससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड ऐसा, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कुछ पिक्चर्स में ऐसा रहता है, कुछ डायग्राम्स में, कि ये ऐसा आधा डूबा हुआ रहता है, हाफ सस्पेंडेड, और कुछ होता है कि पूरा ही डूबा रहता है। दोनों ही सही है। क्या हो गया तुमको उधर, क्या कर रहा है? अपना ही ना, अपना ही ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, दोबारा हम फिर नहीं बताएंगे। यहाँ देखो, जिस भी इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, ये जो लंबा वाला डंडी होता है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या हो गया, कौन सा इलेक्ट्रोड, और ये क्या हो गया, ये हो गया कैथोड, ठीक है। ये पार्शियली सस्पेंड, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सस्पेंडेड यानी कि पार्शियली इमर्स्ड भी हो सकता है या कंप्लीटली इमर्स्ड भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझो, 2 टर्म्स आपको बताए जाते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, ऑलराइट। एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब ये क्या है, ये ध्यान से समझिए। ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में अगर ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड केमिकली पार्टिसिपेट किया, फिजिकली तो ये पार्टिसिपेट कर ही रहा है ना, फिजिकली तो ये पार्टिसिपेट कर ही रहा है, अगर इस प्रोसेस में दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड ने केमिकली पार्टिसिपेट किया तो उसको बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, ऑलराइट। और अगर नहीं किया केमिकली पार्टिसिपेट, बस फिजिकली वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसकी कोई कैटेगरी नहीं होती कि ग्रेफाइट रॉड्स आर द एक्टिव एंड प्लैटिनम रॉड्स आर द इनएक्टिव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो डिपेंड, कौन सा इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा या इनर्ट होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने कैसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको आगे चल के कुछ केस स्टडीज पढ़ने हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि सेम इलेक्ट्रोड है, कहीं वो एक्टिव है कहीं वो इनर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे आप खुद समझ जाएंगे जो इलेक्ट्रोड केमिकली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड, और जो नहीं कर रहा, सिर्फ फिजिकली बस उसमें इमर्स्ड है, वो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। बात समझ गए? इनएक्टिव बोलते हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पूरा सेटअप है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टामीटर, ठीक है। वोल्टामीटर एक छोटे से कांच के ग्लास में भी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, या नहीं तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो किया जाता है तो बड़े बड़े बॉयलर्स में भी इसको, हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो बनाए जाते हैं वो बहुत ह्यूज साइज के भी बनते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हम करके दिखाएंगे आप लोगों को, कोशिश करेंगे कि बड़ा अच्छा से दिखे। हम कुछ बोले थे लाने के लिए, इसी को बोले थे। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। अब हम इसी में कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाएंगे आप लोग। कुछ और बेसिक चीज़ें इसमें समझ लीजिए, उसके बाद तब फिर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ देखो ध्यान से, सपोज करो कि हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है AB, ठीक है। जैसे हमने इसका सॉल्यूशन बनाया, ये AB क्या हो जाएगा, अपने अपने आयंस में टूट जाएगा। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है उसमें आयंस भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें स्विच ऑन करते हैं, करंट पास करते हैं, क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए। ये हमने एनोड बना है, ये कैथोड बना है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव आयन है इट विल माइग्रेट टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इट मीन्स इट विल माइग्रेट टू
and the negative ones it will migrate to anode. This process is called migration of ion. Understood? This is called migration of ion. Alright? Positive ion will migrate to cathode and the negative ion will migrate to anode. Now what will happen? At cathode, यहाँ पे पहुँच के ये जो पॉजिटिव आयन इसकी तरफ पहुँचा है, ये इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड. कैसे? इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये आयन है, इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये हो गया न्यूट्रलाइज, बन गया अपना रेस्पेक्टिव एटम. ठीक है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ एटम. अंडरस्टूड? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ एटम. यानी कि कैसे इसके लिए टर्म होता है? एट कैथोड दिस पॉजिटिव आयन डिस्चार्जेस देयर. एट कैथोड आपको दिया जाएगा लिखने के लिए कि इस प्रोसेस में कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, लिख के दिखाइए. कैथोड पे ये हुआ, जो पॉजिटिव आयन वहाँ पहुँचा, अगर यहाँ पे 2+ होगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है? उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो न्यूट्रलाइज हो गया और रेस्पेक्टिव एटम उसने बना दिया. सेम एट एनोड व्हाट विल हैपन? एनोड की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव आयन. माइग्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन विल हैपन टुवर्ड्स एनोड. नाउ अब ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इट विल शेड ऑफ. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से. ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है? यानी कि कैथोड और एनोड पे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रल चीज़ें मिलती हैं. ठीक है? न्यूट्रल चीज़ें मिलती हैं. अब ये बताओ, केटायन कौन बनाता है? मेटल्स ओनली. केटायन कौन बनाता है? मेटल्स ओनली. तो मेटल्स हर हमेशा कहाँ पे जाएंगे? डिस्चार्ज कहाँ पर होंगे मेटल्स हर हमेशा? कैथोड पे. मेटल्स हर हमेशा कहाँ डिस्चार्ज होंगे? कैथोड पे. और एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल्स. यानी कि नॉन मेटल हमेशा कहाँ डिस्चार्ज होंगे? एनोड पे. नॉन मेटल्स कहाँ डिस्चार्ज होंगे? एनोड पे. तो अगर हम आपको पूछें कि ये रहा ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन हमको कैथोड पे हाँ, ये ऑक्साइड आयन हमको कहाँ डिस्चार्ज मिलेगा? एनोड पे. यानी कि एनोड पे जाके ये क्या करेगा? एट एनोड व्हाट विल हैपन? सॉरी, ये जो इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको ये लूज करेगा और बन जाएगा क्या? ऑक्सीजन एटम. तो वहाँ पे एटम तो रिलीज हो नहीं रहा, वहाँ तो मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं. तो अपने ही जैसे ये दूसरे किसी एटम के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन गैस, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक. तो 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे. तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी. बात समझ आई? एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में. ठीक? अगले दिन हम आपको लिटरेचर भी लिखा देंगे इसका, और आप लोग जरा इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से. चैप्टर कहाँ ख़त्म हुआ? अभी तो केस स्टडीज़ हैं इसके सारे पढ़ने के लिए. चैप्टर कहाँ ख़त्म हुआ है अभी? कॉन्सेप्ट सारा चैप्टर. Put up the heading electrolysis. Put down everybody. Lysis means break down. सुनो ध्यान से. Lysis का मतलब होता है break down. इलेक्ट्रोलाइसिस बोलिए, इलेक्ट्रोलिसिस बोलिए, जो बोलिए, समझना सबको एक ही है. ठीक है? केटायन को मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखा था, साउथ इंडियन लेडी का वो वीडियो है, और केटायन को उसने कहा कैटियॉन्स. कैटियॉन्स हम तो बचपन से लेके आज तक मैं पहली बार सुने कैटियॉन्स. तो हमको जब तक उसने स्पेलिंग लिखा नहीं था, हमको समझ ही नहीं रहा था कि वो बोल क्या रही है. हाँ, कैटियॉन्स नहीं, हाँ एनियंस, हाँ एनियंस, एनायन को एनियन, और हाँ वही मतलब एनियन बोल रही थी. ठीक है? एनियन, तो अनियन को हम लोग अनियन ही बोलते हैं ना, वो एनियन बोल रही थी. कैटायन को कैटियंस. और एक और बड़ा ही अजीब सा प्रोनाउंसिएशन हम कैटायन का सुने हैं. नो, रेडिकल्स तो ठीक है, उत्सव के, वो कैटायन का ही एक अजीब सा प्रोनाउंसिएशन मैंने सुना है.
Men's. बॉडी को बॉडी बोलता Environment को environment. क्या सोचिए मैम, सोचिए ना, आधा महीना लग गया बॉडी समझने में कि उसको बॉडी बोला जाता है। पहला लेक्चर में बड़ी बड़ी का तो जब तक बीयूटी वर्ड नहीं लिखा तब तक समझे में टाइम और साउथ इंडियन, नहीं साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, नहीं स्टिल